देखो इसमें चैप्टर में हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? देखो, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बनती कैसे है? क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, कैसे? हाँ, टरबाइन। हाँ, हाँ, टरबाइन जो होती है वो फिर रोटेट करती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है ना। ऐसा कार्टून्स वगैरह में भी हमने देखा है, ऐसा एक चूहा लिया, एक ऐसा व्हील जैसा होता है, उसके अंदर भागता रहता है और बल्ब जल जाता है। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना हमारे पास, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट ऐसे नहीं की जा सकती कि कुछ भी नहीं है और जनरेट होगी, लेकिन किसी और फॉर्म की एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जैसे आपने एक एग्जाम्पल बताया, दैट इज बेसिकली वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि पानी होगा, है ना, बहुत ऊंचाई से गिरेगा, तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है जब वो नीचे गिरेगा तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और जब वो बहुत नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी पानी की। जब वो पानी टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो टरबाइन का भैया, ये टरबाइन जो होता है वो रोटेट करेगा और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन टरबाइन रोटेट होने से, ऐसे कोई भी पहिया घुमा देने से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। वहां तक का पार्ट हम जानते हैं बस बेसिकली, है ना। लेकिन प्रोड्यूस कैसे हो रही है, उससे क्या, उसमें क्या हो रहा है ऐसा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, बेसिकली हमें उसके बारे में बात करते हैं। फिर एक तरीका ये है कि हम डैम्स के थ्रू बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो उनको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन क्या होते हैं, ऐसे पावर स्टेशन यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है यूजिंग द, हाँ, यूजिंग द एनर्जी ऑफ द वाटर, है ना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर, ठीक है ना। तो वो हम करते हैं, लेकिन हमारे पास और भी कई तरह के होते हैं। ये तो वहीं पे पॉसिबल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जहां पर पानी हो, डैम्स मौजूद हो, अदरवाइज तो नहीं कर सकते ना, है ना। अब शहरों के बीचों बीच हमने करनी है प्रोड्यूस, तो वो भी की जा सकती है। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं थर्मल पावर प्लांट। उसमें क्या होगा, कोयला यूज होगा, और कोयला क्या करेंगे हम, बर्न करेंगे, उससे वाटर को क्या करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। वेपर्स यानी स्टीम्स में, बेसिकली स्टीम की जो एनर्जी होती है वो हम फिर कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टीम प्रेशर जनरेट करती है ना, तो उससे हम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। या फिर डीजल बेस्ड भी हो सकता है सेम काम, पानी गर्म करेंगे और वो सब। सेम चीज हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बस होगा क्या, न्यूक्लियस की एनर्जी को हम यूज करेंगे, है ना। जैसे कि हम यूरेनियम को यूज कर लेते हैं, उसमें होने वाले जो रिएक्शंस है, न्यूक्लियर रिएक्शंस है, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हम टरबाइन को रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट यहाँ तक हो गया कि हमने क्या करा, टरबाइन को रोटेट कराया। बट सिर्फ टरबाइन को रोटेट करने से या किसी चीज को रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी क्या? ऐसे इतनी देर से मैंने समझाते समझाते पता नहीं कितनी बार इसको, ऐसे पेन को मैं रोटेट कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी प्रोड्यूस हो जाएगी, ऐसे जादू हो जाएगा ऐसे प्रोड्यूस कर, ऐसे नहीं हो सकती ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। तो हो क्या रहा है, टरबाइन को रोटेट करने से ऐसा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, क्लियर है ये। तो इसके बारे में सबसे पहले बातें तो बहुत चलती रही, लेकिन हमें जो स्टडी करना है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, सबसे पहले क्या है, फैराडेज लॉ। हमें फैराडेज लॉ को डिस्कस करना है, ठीक है। फैराडेज फैराडेज लॉ जो है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम बोल सकते हैं, वो हमें बताता है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यानी किन कंडीशंस में हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फैराडे ने बोला, अगर आपके पास कोई
कंडक्टर है और वो अगर फील्ड को कट करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर कट करता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, यहाँ पे नॉर्थ साइड हो गई, ये साउथ हो गई, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड जा रही है, मैंने ऐसे एक कंडक्टर को ऐसे मूव कर दिया किसी तरह से, या मैंने ड्रॉप कर दिया ऐसे, तो होगा क्या, ये फील्ड लाइंस को कट करेगा, तो होगा क्या, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इज बेसिकली वोल्टेज, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वोल्टेज इसके एंड्स पे इंड्यूस हो जाएगी, और इस वोल्टेज के लिए अगर मैं यहाँ पे एक एलईडी लगा, हम एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, हो सकता है इतनी वोल्टेज ना जनरेट हो पाए कि वो एक एलईडी को लाइट कर पाए, लेकिन हम एक जस्ट बात कर रहे हैं, अगर सफिशिएंट वोल्टेज जनरेट हो जाए तो यहाँ पे एक एलईडी हम लगाएंगे, तो वायर्स के थ्रू, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू, तो वो ग्लो कर देगी। बात समझ में आती है? ठीक है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है इसका, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या बेसिकली वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होती है ना। एक बार हमारे पास वोल्टेज अगर अवेलेबल है तो हम किसी भी डिवाइस को रन कर सकते हैं ना। भाई हमारे घरों में हमें वोल्टेज ही तो मिल रही है ये सॉकेट्स के थ्रू, वोल्टेज में हम क्या करते हैं, अपने डिवाइस को प्लग करते हैं, वो रन करता है बढ़िया। एक बार वोल्टेज प्रोड्यूस हो गई तो आप प्लग करेंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे, करंट फ्लो करने लग जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? वोल्टेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती, वोल्टेज की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे उसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अभी फैराडेज लॉ को भी डिस्कस करने से पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, और वो क्या है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। वैसे तो कोई खास जरूरत इसकी हमें नहीं पड़नी चाहिए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करा था बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अगर वो आपको आता है तो ये भी आता है ना, और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ कंडक्टर की बात नहीं, हम कॉइल की भी बात करते हैं, फ्लक्स लिंकेज की हम बात, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर इजी है, लेंदी नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत है। समय इसमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि चैप्टर बड़ा है, समय इसलिए लगता है कि समझने समझाने में समझ आता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा आप ध्यान। और वीडियो अगर बंद हो जाए तो मेरे को बता देना, ऐसा उसकी तरफ ही नहीं देखते रहना है, बीच में देखते, ठीक है। चलो मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। तो फ्लक्स क्या हो गया, बेसिकली कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास करेगी किसी एरिया से, उसको हम क्या बोल देंगे, हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक मान लो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लूप ले लें, और यहां से ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है इस पॉइंट पे, है ना, मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, बी, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना है, बी, ठीक है। तो इस और इसका पूरा सरफेस एरिया क्या है, ऐसे। हम यहाँ पर एक सरफेस एरिया वेक्टर ले सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड होगा सरफेस एरिया के इक्वल, इसके सरफेस एरिया के इक्वल, और डायरेक्शन होगी हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एज यूजुअल, जैसा हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सरफेस एरिया वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अब अगर है ना, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो गया एक सिंगल पॉइंट पे, या आप यहाँ पे कह सकते हो कि हमने डीएस एरिया वेक्टर ले लिया, डीएस एलिमेंट ले लिया एक सरफेस एरिया, उससे फील्ड पास करिए इतना, तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, बीडीएस, ठीक है। या फिर और ज्यादा टेक्निकली हम बात करें तो बी डॉट डीएस। और इस पूरे सरफेस के लिए अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रल कर देंगे, तो ये पूरे सरफेस के अलोंग, इस पूरे सरफेस के अलोंग हम इस बी की मदद से क्या कर दें, बी डॉट डीएस निकाल दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई एम लिख लो, फाई बी लिख लो, एक ही बात है ना, फाई बी लिख देता हूँ चाहो तो मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला भी अगेन एज यूजुअल हम तब यूज करेंगे जब बी क्या हो सके। देखो वैसे तो इंटीग्रेशन वाला ये जो फॉर्मूला ये कहीं भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हम इसे आमतौर पे जब यूज करते हैं जब बी क्या हो, वेरिएबल, मतलब मान लो अलग अलग पॉइंट पे बी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, अलग अलग है स्ट्रेंथ, तो फिर हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, फिर अपने पास ऑप्शन नहीं, या फिर थीटा चेंज हो रहा है, वेरिएबल क्वांटिटी अगर बीच में, ठीक है।
लेकिन अगर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है हर पॉइंट पे सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम इसकी जगह पे सिंपली क्या यूज कर सकते हैं फॉर्मूला B डॉट एस। B डॉट एस सिंपल, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, जैसे वर्क डन में भी हम किया। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया फ्लक्स। फ्लक्स होती है एक स्केलर क्वांटिटी, है ना, फ्लक्स होती है एक स्केलर क्वांटिटी, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों ना हो। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई और ये हो गया हमारा सरफेस एरिया वेक्टर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी एस कॉस थीटा, क्योंकि अगर अगर फील्ड कुछ एंगल से जा रही होगी तो सरफेस एरिया वेक्टर ही हो जाएगा। फील्ड कुछ एंगल थीटा बना रही है अगर सरफेस एरिया वेक्टर के साथ। ये कौन सा एंगल है? बी और एस के बीच का एंगल। याद रखिए, एस के बीच का एंगल का मतलब बच्चे क्या करते हैं कि सरफेस एरिया के बीच का और इसका एंगल समझ लेते हैं, है ना, मतलब बी ये है, सरफेस एरिया ये, इसके बीच का एंगल ये नहीं है, सरफेस एरिया वेक्टर। और सरफेस एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी सरफेस के जो परपेंडिकुलर आपने लिया है सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और बी के बीच का एंगल होता है थीटा। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, सरफेस एरिया वेक्टर एंड नॉट दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया नहीं है, सरफेस एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्यों? हाँ, कहाँ पढ़ा था? हेडिंग क्या थी उसकी? टॉपिक की हेडिंग क्या थी? हाँ, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ जब हम लगाते हैं तो हम सरफेस कैसा लेते हैं? क्लोज लेते हैं। यहाँ पे क्लोज्ड है नहीं है ना, तो क्लोज्ड लोगे अगर तो बी डॉट डी एस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। अगर आप ओपन सरफेस ले रहे हैं तो जरूर थोड़ी कि जीरो होगा। क्लियर है भव्य? क्लियर है? हाँ, यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताइए। हम ना सेम चीज को फ्लक्स लिंकेज भी बोल सकते हैं इस सरफेस से। क्या बोल सकते हैं? फ्लक्स लिंकेज। लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ चीज, तो फ्लक्स लिंक्ड, है ना। सो दिस इज आल्सो द लिंक्ड फ्लक्स या लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स टू द सरफेस एरिया। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? ऐसी अगर मैं यहाँ पे कोई कॉइल रख लूं और उससे अगर कोई फील्ड पास कर रही हो तो जितना फील्ड उससे पास कर रही होगी वो फील्ड क्या कहलाएगी, या फ्लक्स कितना कहलाएगा? जैसे मान लो ये फील्ड ऐसे जा रही थी, लेकिन इससे इससे जो फ्लक्स लिंक्ड है, यानी इससे जो फ्लक्स पास कर रहा है उसको हम इससे फ्लक्स लिंकेज बोल सकते हैं। देख लो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, फ्लक्स लिंकेज मतलब जो इससे फ्लक्स पास कर रहा है वो इसका फ्लक्स लिंकेज। ऐसे एन टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे या इकट्ठा ही लिख लो। हाँ, तो एक्सटर्नल फील्ड के लिए निकालते हैं फ्लक्स, ठीक है। देखो, ये फील्ड जो है ये रखी हुई है, अपना जा रही है, इससे ये जो फील्ड इससे पास हो रही है तो इस टर्न से लिंक्ड फ्लक्स हो गया ये, फिर इससे भी इतना ही लिंक कर रहा है, इससे भी इतना ही लिंक कर रहा है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इसका फ्लक्स लिंकेज अगर 5 भी है तो सब मिला करके n टाइम्स 5 भी हो जाएगा, ठीक है। देख लो भाई, इसमें कोई डाउट है? if 5b is the flux linkage with one turn, then for n turn coil the total flux linkage n 5b हो जाएगा, है ना। क्लियर है ये? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटी सी बात है ना। हमने एक सरफेस से लिया, इतना हो गया। ऐसे अगर मैं 4 सरफेस आगे रख दूंगा तो टोटल मिला करके तो 4 गुना हो जाएगा ना। यहाँ तक क्लियर है? फ्लक्स लिंकेज क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करेंगे फैराडेज लॉ की। अगर आप लोगों को फ्लक्स लिंकेज क्लियर है तो हम फैराडेज लॉ की बात करेंगे। कॉपी करना है? हाँ, कॉपी कर दो।
हाँ स्टॉप कर देते हैं।